नगार ये भी हमें बताते हैं कि जो इमरान खान साहब के ऊपर गुजर रही है वो यही है कि उन्होंने लोगों के ऊपर जो जुल्म किया वही उनके ऊपर हो रहा है। अब हमें इसमें तीन चीज़ों को फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एस्टेब्लिशमेंट के रोल को, और पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात की जो जंग है उसको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये बात आप समझ लें कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में जो इख्तियारात का मरकज़ रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट रही है, और एस्टेब्लिशमेंट जो इख्तियारात का मरकज़ रही है वो किसी सूरत पे ये तो नहीं चाहते, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि पहले तो उनका ये ख्याल होता था कि हम खुद ही सारे सिस्टम को चलाएं, हम हुकूमत साजी भी खुद करें, हम पूरे निज़ाम को खुद ही चलाएं, जिसमें मार्शल लॉ उन्होंने लगाए। लेकिन जो बाद में 2000 के बाद उनके जहन में यह आया, जब मुशर्रफ साहब सिविलियन प्रेसिडेंट बने तो उनके जहन में यह आया कि ये तरीका बेहतर नहीं है, बेहतर यह है कि हम मिलिट्री डेमोक्रेसी डेवलप करें, जिसमें मिलिट्री का एक रोल होना चाहिए, और मिलिट्री जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में एक कलीदी किरदार होना चाहिए उनका, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके साथ मिलके फिर वो काम करें। इसी दौरान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ये समझ रहे थे कि हमने मिलिट्री के रोल को डिमिनिश करना है, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शामिल थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शामिल थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने साइन किया और उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक ताकतों को पावर मिलनी चाहिए, और मिलिट्री से ये पावर जो है वो इख्तियारात हम खींच के ले आएंगे। लेकिन मिलिट्री ने ये कुछ करने नहीं दिया। आपने देखा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक डील के साथ पाकिस्तान आई, लेकिन यहाँ असैसिनेशन हो गई उनकी, और उसके बाद आपने देखा कि एक हुकूमत बनी जिसमें एक नई लीडरशिप डेवलप हो गई, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो थोड़े प्रैग्मेटिक किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि ये जो इख्तियारात की जंग में मिलिट्री का जो हिस्सा है वो हम उनसे अगर छीनने की कोशिश करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का एक उन्होंने दिया था, एक थोड़ा सा हिंट स्पॉइलर मार्केट में, लेकिन वो बिका नहीं। उसके बाद वो आपको पता होगा कि दुबई चले गए, और दुबई काफ़ी अरसा रहे। बाद में जब चीज़ें सेटल हुई तो वो वापस आ गए, और उनके ऊपर इख्तियारात, अनवर मजीद, आसम और बेशुमार आपको अरबों खरबों रुपए के जो केसेस हैं वो आपके सामने आ गए। अब ये पूरी हिस्ट्री में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये तो आपको इस वक्त की जो लड़ाई है उसको समझने में मदद मिलेगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लड़ाई है वो क्या है, और इमरान खान साहब ने क्या ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से वो इख्तियारात के जो मरकज़ है उसको ये महसूस हो रहा है कि शायद खान साहब जो है वो हमारे इख्तियारात में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया जो आपके सामने अभी नज़र आ रहा है। और इसको अभी भी अगर खान साहब ये बात सब कर लेते हैं कि नहीं जी हमें आपके इख्तियारात में असरअंदाज नहीं होंगे, तो चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती है। तो अब वापस हम समझते हैं कि जब वो हुआ, आसिफ जरदारी साहब जब नई लीडरशिप बनी तो उन्होंने एक बात अपने माइंड में बैठा ली कि हमें मिलिट्री की जो इख्तियारात है उनमें ज़्यादा पंगा नहीं लेना। और इसी दौरान एक दूसरी जो लीडरशिप थी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो था वो बेसिकली आपको पता है कि वो 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो 90s में जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के जो ब्रिगेडियर थे आज वो जर्नल हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये सारे उस हिसाब से बहुत जूनियर्स लोग हैं जो इस वक्त ताकत के सर चश्मा बने हुए हैं। तो नवाज शरीफ ये समझते थे कि वो शायद सबसे ज़्यादा इस मुल्क के जो है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, और उनके जो मामलात हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये समझते थे कि अगर ये जो मरकज़ है इस इख्तियारात का, इनको इस वक्त अगर हम थोड़ा सा नकल डाउन करें तो शायद ये बेहतर तरीका होगा। नवाज शरीफ साहब ने फिर वो डॉन लीक्स की जो आपने एक बात देखी होगी, फिर नवाज शरीफ के ऊपर एक पूरा एक निकल आया, पनामा लीक्स निकल आया, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हुए, सज़ा हो गई, और फिर उनको बाहर लेके चले गए। नवाज शरीफ साहब जब बाहर चले जाते हैं और एक सज़ा की वजह से उनको बाहर निकाल लिया जाता है, बेसिकली इख्तियारात की जंग में मरकज़ी ख्याल एक ही जगह पे है। और अब क्या हुआ कि इमरान खान साहब की एंट्री होती है। इमरान खान साहब की जब एंट्री होती है तो ये बात ये समझ लें कि उस वक्त पूरा माहौल बनाया था नवाज शरीफ की आउस्टर के लिए। नवाज शरीफ की जमात को बिल्कुल स्क्वीज़ कर लिया गया था, भरपूर तरीके से उनको कंट्रोल, जिस तरह आज PTI के साथ हो रहा है यही सब कुछ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। और उस वक्त क्या हुआ कि PTI की एक गवर्नमेंट बनी, और PTI की गवर्नमेंट को भी इमरान खान साहब जिस तरह चाहते थे कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिलेगी, वो नहीं बल्कि थिन मेजॉरिटी मिली। और फिर कंट्रोल्ड किस्म की एक पॉलिटिक्स से अपना, जिसमें MQM को भी शामिल कर दिया, काफ लीग को भी शामिल कर दिया, बाकी जमातों को शामिल करके खान साहब की एक गवर्नमेंट डेवलप की गई। अब खान साहब का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ बड़ा मिसाली ताल्लुक था। इस दौरान कहीं किसी जगह पे इमरान खान साहब का और
DGISI, क्योंकि DGISI का ज़्यादा रोल होता है पॉलिटिकल मामलात में, तो उनका आपस में जब सिंक्रोनाइजेशन बनी तो कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद इमरान खान साहब जो DGISI थे या उस वक्त के कोई भी जो उनकी प्लानिंग में था, उस प्लानिंग में शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त के थे वो शामिल नहीं थे, और वो जब उस शामिल नहीं थे तो उनको लगा कि ये हमें सुपरसीड करने की कोशिश की गई है या हमसे मुशावरत नहीं की गई या हमें नज़रअंदाज करके कोशिश की जा रही है और हमारे ही मामले में दखल अंदाजी की कोशिश की जा रही है। तो फिर आपने देखा कि वो दखल अंदाजी को किस तरीके से उन्होंने फिर उसमें रिएक्ट किया और ये सारा कुछ जो आज आपके सामने नजर आ रहा है। अब ये कोई आप मत समझे कि कानूनी और इखलाकी और इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, बल्कि ये इख्तियारात की जंग है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इख्तियारात जो है उनको सारे के सारे किस तरह मिलेंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। ना कोई अपने इख्तियारात को सरेंडर करता है, जिस तरह खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट सरेंडर की, इस तरह से कोई नहीं सरेंडर करता। तो खान साहब को भी अब थोड़ा सा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब आगे इलेक्शन आना है। अब इलेक्शन में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये अपना जो रोल है वो डिफ़ाइन करके वो अपना रोल अदा करें। मिलिट्री डेमोक्रेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान में एक नई इस्तिलाह है जिसी से ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ हमेशा यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहेगी, मुल्क को आगे बढ़ने में मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान के हालात आज भी आप देख लें कि इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुँच चुकी है, महंगाई कहाँ पे पहुँच चुकी है। ये सारा कुछ अब इन द एंड ये है कि मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए यहाँ पर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा और एक ग्रैंड जिरगा बनाना पड़ेगा और कुछ अपने जो इख्तियारात हैं उनका तयन करना पड़ेगा कि ये इख्तियारात आपके ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये काम नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ पे आएँ और जनाब ये फैसला हो जाए कि जनाब ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हम इस वक्त इसको हुक्मरानी देंगे। सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसको पाकिस्तान की आवाम इस सर्टन सिस्टम के अंदर हुक्मरानी देना चाहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, किसी को पकड़ के प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए, बल्कि आवाम की जो है वो राय ली जाए और इलेक्शंस फेयर किया जाए। ये एक पहला स्टेप होगा। बहुत अभी जंग लेना और इख्तियारात लेना ये एक अलग बात है। इख्तियारात की जंग को हासिल करना, पाकिस्तान में एक्सट्रीम किस्म की डेमोक्रेसी क्रिएट करना, वो एक अलग जंग है और उसको हासिल करने में अभी वक्त लगेगा। अभी सिर्फ ये पहला स्टेप होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी पाकिस्तान के लोग जिन नुमाइंदों को चूज़ करना चाहते हैं उनको निकलना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकलना चाहिए। पाकिस्तान में ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान में एक फ्री इलेक्शन होगा तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आएगी, यहाँ पे लोगों का एतमाद बहाल होगा, एक होप क्रिएट होगी और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये मुल्क अगले 5 साल भी इसी तरह की जो है वो लड़ाइयों में पड़ा रहेगा और इन लड़ाइयों का नुकसान यह है कि पाकिस्तान जो अपने पाकिस्तानी अपने इर्द गिर्द मुल्कों की हालत देखते हैं तो उससे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट आगे बढ़ती चली जाएगी। हमारे जो 3 पिलर्स हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी है या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, पाकिस्तान की अदलिया है और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और मीडिया के भी लोगों को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। आप क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।